जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने परिवार वीपी स्टडी ग्रुप में। जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके होंगे कि आज का जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरणों के ऊपर है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी यात्रा। देखिए, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग। देखिए, ये जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे सब जगह ये मिलेंगे अलग अलग, लेकिन यहाँ पे एक जगह संग्रहित करके पढ़ने का अर्थ ये है कि एक बार में आप बार बार रिवीजन करें, बार बार पढ़ें तो ये याद हो जाएंगे। और निश्चित तौर पे हर परीक्षा में एक दो प्रश्न तो रहते ही रहते हैं। चलिए पहला देखते हैं। पहला एक्सकेलेटर। एक्सकेलेटर क्या होता है? देखिए, आप नॉर्मली जो मॉल वगैरह में या फिर हॉस्पिटल वगैरह में देखते हैं, यहाँ रेलवे स्टेशनों पे भी अब लग चुके हैं, तो ये एक्सीलेटर हैं, इनको यांत्रिक सीढ़ियाँ कहते हैं। तो एक्सीलेटर उपकरण है, इनका उपयोग यांत्रिक सीढ़ी के रूप में। देखिए अगला एपिकाइस्कोप। एपिकाइस्कोप क्या है? ये एपिकाइस्कोप अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने के काम का उपकरण है। जैसे अपारदर्शी चित्र, अपारदर्शी मतलब जो पार ना हो पाए, अपारदर्शी चित्र को इनको पर्दे पे दिखाने के काम में आता है। तीसरा देखते हैं एवेंटियोमीटर। एवेंटियोमीटर एवेंटियोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र है। जैसे सूर्य की किरणें कितनी तीव्र हैं, कितनी मध्यम गति से आ रही हैं, कितनी तीव्र गति से आ रही हैं, उन्हीं का निर्धारण करने के लिए क्या करते हैं? एवेंटियोमीटर का। देखिए, जिन पर ग्रीन टिक लगा हुआ है, आप ग्रीन स्टार बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, जो प्रचलित हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं को यहाँ दोहराया जाएगा। उसमें भी जिस पे ग्रीन टिक लगा हुआ है वो अति इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर का उपयोग वाहनों के पहियों द्वारा तय गई दूरी को मापने वाला यंत्र है। देखिए, ये हर वाहनों में लगा होता है। जो आपका मीटर लगा होता है, जो आपके दूरी को माप कर उसमें संख्या में बताता है, वो ओडोमीटर ही होता है। तो वाहनों के पहियों का सर्किल को मापता है कि कितना, और उसी के हिसाब से वो बता देता है। एक्सेलरोमीटर। एक्सेलरोमीटर क्या है? वाहनों की चाल की वृद्धि, जैसे एक्सेलेटर होता है उसी तरह है एक्सेलरोमीटर, एक्सेलेटर से ही आया है एक्सेलरोमीटर। अगला बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है? वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। बैरोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। आप चित्र में देख सकते हैं बैरोमीटर को। बैरोग्राफ। अब बैरोग्राफ जो होता है, वायुमंडलीय दाब का जो मापन होता है उसको एक स्क्रीन पर ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर देना बैरोग्राफ कहलाता है। ग्राफ पर चित्रित करने का वाला यंत्र ये चित्रित कर देता है। अब देखिए अगला है बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या है? बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है। ऊष्मीय विकिरण यानी जैसे कोई लोहा गर्म है, उसमें कितना ऊष्मा, कितना हीट है, इसको मापने के लिए बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऊष्मीय विकिरण, ऊष्मा का विकिरण मापने के लिए यूज किया जाता है। ऊष्मीय विकिरण मापने में बोलोमीटर। बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स का मतलब हुआ दूरबीन। आप बताइए, दूरबीन आपको तो पता ही होगा। बाइनोकुलर्स अंग्रेजी वर्ड है, दूरबीन वस्तुओं को अवधित कर दिखाने वाला यंत्र, यानी बढ़ाकर, अधिक करके स्कैन, अधिक करके दिखाने वाला यंत्र बाइनोकुलर्स यानी दूरबीन। अगला है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। वृद्धि, पौधे कैसे कैसे बढ़ रहे हैं उनकी वृद्धि को मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर ऊष्मा मापने के लिए, कैलोरीमीटर ऊष्मा मापने के लिए। कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राम, तो कार्डियोग्राम मनुष्य की हृदय की गति मापने के लिए, इसी को कहा जाता है ईसीजी। ईसीजी यंत्र, ईसीजी एक होता है ईईजी, ये है ईसीजी। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये क्या करता है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या करता है? मनुष्य की हृदय की गति को मापने वाला यंत्र है। कार्बोरेटर आप सभी को पता है, कार्बोरेटर पेट्रोल इंजनों में लगा होता है। कार्बोरेटर अंतः दहन के लिए कार्बोरेटर कहाँ लगा होता है? पेट्रोल इंजनों में। और कंपास बॉक्स। कंपास बॉक्स किसी भी स्थान, कंपास बॉक्स आप देखे होंगे, ऐसे गोला सा रहता है, बीच में ऐसे बना रहता है, ऐसे ऐसे, ये कंपास बॉक्स। कंपास बॉक्स किसी भी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करता है। उत्तर से दक्षिण की दिशा में, उत्तर से दक्षिण की दिशा में ये स्थिर हो जाता है। और साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है? अधिक आवेशित कण को त्वरित किया जाने वाला यंत्र। अधिक आवेशित मतलब किसी
किसी पार्टिकल पर बहुत अधिक चार्ज है उसको त्वरित माने और तेज करने किया जाने वाला साइक्लोट्रॉन कहलाता है। साइक्लोट्रॉन और साइटोट्रॉन। तो साइटोट्रॉन जो होता है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए काम आने वाला उपकरण है साइटोट्रॉन। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने का मतलब है कि जैसे अब धूप का मौसम है, बारिश चाहते हैं, ऐसे के लिए साइटोट्रॉन, या फिर कुछ स्पेशल जगहों पे ही थोड़े ही दूर के लिए मौसम को आपको बदलना है तो वो कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कैलिपर्स क्या है? बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापने के लिए। बर्नियर कैलिपर्स हो गया। उसी तरह कैलिपर्स, कई तरह के कैलिपर्स होते हैं। देखिए यहाँ केवल कैलिपर्स लिखा है, यानी कैलिपर्स का वर्गीकरण नहीं किया गया है। तो यहाँ कैलिपर्स सिंपल सा बेलनाकार वस्तुओं का अंदर तथा बाहर का व्यास मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अमीटर क्या हुआ? अमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए, विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा मापन के लिए एम्पियर। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। विमानों की ऊंचाई, धरती से विमान कितने ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, ये अल्टीमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, और ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में व्यक्त करते हैं, और ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किस में व्यक्त करते हैं? डेसिबल में। और ध्वनि की तीव्रता के मापन हेतु उपयंत्र जो है वो ऑडियोमीटर है। अगला देख लेते हैं एपीडाइस्कोप होता है, देखिए, चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाने वाला, प्रक्षेपित करना, यानी कोई चित्र है उसको पर्दे पर प्रक्षेपित करने के लिए उपयोग किया जाना उपकरण क्या है? एडायोस्कोप। अब हो गया इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। देखिए ये है EEG, अभी पीछे हम लोग पढ़े ECG, ये था ECG, पीछे था ECG। ECG को हृदय की धड़कन मापने के लिए, और EEG का उपयोग मस्तिष्क विभव के काम में आता है। EEG मापने वाला यंत्र है ये। अगला है इंडोस्कोप। मानव शरीर के अंदर के भाग इंडोस्कोपी करने के लिए, मानव शरीर के आंतरिक भाग पेट वोट के अंदर जांच करने के लिए इंडोस्कोपी किया जाता है। अग्निशामक यंत्र, आग बुझाने के लिए, सभी को पता है। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। क्या है? समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है फैदोमीटर। अगला देखते हैं कैथोड किरण नली जो होती है इलेक्ट्रॉन आदि के उत्सर्जन में काम आने वाला नलीनुमा उपकरण है। कैथोड किरण नली इलेक्ट्रॉन आदि के उत्सर्जन में, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए एक नलीनुमा आकार के उपकरण बनाया गया, उसको कैथोड नलीकरण कहा गया। देखिए अगला है कुलीज नलिका। देखिए नाम है कुलीज नलिका। अब देखिए कुलीज नलिका होता क्या है? एक्चुअली जो एक्स किरणें होती हैं, जो एक्सरे में यूज की जाती हैं, एक्सरे में जो एक्स किरणें यूज की जाती हैं, उन एक्स किरणों को उत्पाद करने के लिए, यानी बनाने के लिए एक नली का आविष्कार किया गया है। उस नली को ही कुलीज नली कहा जाता है। तो देखिए एक्स किरणों का उत्पादन करने में प्रयुक्त नलीनुमा उपकरण, जो नलीनुमा उपकरण हुआ वो क्या हुआ? कुलीज नली हुआ। अगला है क्रोनोमीटर। देखिए पानी जहाज़ों में सही समय का ज्ञान करने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं कार्डियोग्राफ हृदय की गति को अभिलेखित करने वाला उपकरण है कार्डियोग्राफ। अभी पीछे भी देखे हम लोग। डेनियल सेल क्या होता है? किसी परिपथ में डिश धारा प्रवाह का मतलब डीसी करंट, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, डिश धारा प्रवाह का डेनियल सेल। अब देखिए सेल शब्द कहीं भी आ गया, सेल शब्द आ गया मतलब कि डीसी सोर्स की बात हो रही है, डीसी सोर्स की बात हो रही है। तो डीसी सोर्स मतलब डायरेक्ट करंट सोर्स। तो सेल डेनियल सेल है, तो ये नाम है, डेनियल वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने इस सेल का आविष्कार किया था। तो डेनियल सेल जो होता है किसी भी परिपथ में डिश धारा प्रवाह के लिए, अब ये सेल का सिंबल होता है ऐसा, अब ये प्लस सिरा होता है, ये माइनस सिरा होता है। तो डेनियल सेल जो है डिश धारा स्रोत देता है, यानी डीसी करंट देता है। तो डेनियल सेल का आविष्कार डेनियल ने किया था। अगला देखते हैं डेंसिटी मीटर। डेंसिटी यानी घनत्व, मीटर यानी मापने वाला, तो घनत्व मापने वाला, तो डेंसिटी मीटर घनत्व मापने के लिए। डायनेमोमीटर। अब देखिए डायनेमोमीटर क्या है? इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति के मापने का यंत्र है डायनेमोमीटर। और एक होता है डायनेमो। तो डायनेमो जो होता है
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है छोटे स्थानों पे डायनेमो। अगला देखते हैं स्टीरियोस्कोप। स्टीरियोस्कोप द्विबिम चित्र में लेने वाले काम आने वाला यंत्र क्या है? स्टीरियोस्कोप। द्विबिम चित्र यानी 2D चित्रों के बारे में बताने के लिए स्टीरियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। सिस्मोमीटर भूकंपीय तरंग, सिस्मोग्राफ भी कहा जाता है। सिस्मोमीटर भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है क्या? सिस्मोमीटर। स्फेरोमीटर किसी तरह की वक्रता यानी कर्व ज्ञात करना, कर्व ज्ञात करना है अगर, तो स्फेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। एवोमीटर रेडियो में उत्पन्न दोषों का पता लगाने के लिए एवोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एयरोमीटर वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने के लिए। एयर नाम सही है, देखिए एयरोमीटर यानी वायु से संबंधित होगा, तो वायु तथा गैस के भार तथा घनत्व मापने के लिए एयरोमीटर। अगला देखते हैं एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा को संचित करने के लिए एक्यूमुलेटर का उपयोग किया जाता है। डायनेमो, अभी पीछे भी हम एक बार बोले थे डायनेमो के बारे में, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। छोटे आकार के जनरेटर को डायनेमो कहा जाता है। देखिए अगला देखते हैं डिम्प सर्किल। नति कोण को मापने के लिए, अब नति कोण को मापने वाला यंत्र क्या आता है? डिम्प सर्किल कहलाता है। यहाँ याद कर लीजिए, जब हम उन नति कोण और नमन कोण पढ़ेंगे तो वहाँ मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। डायलिसिस मशीन क्या होता है? देखिए जब मानव की गुर्दे यानी किडनी खराब हो जाती है तो इस स्थिति में उसको चलाने के लिए, रक्त शोधन के लिए, रक्त को का प्यूरिफिकेशन करने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं डायलेटोमीटर क्या है? किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने के लिए डायलेटोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर यानी इसी को वोल्टमीटर भी कहा जाता है, विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले को इलेक्ट्रिक मोटर कहा जाता है। जीएम काउंटर क्या है? रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की गणना, जैसे कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ है उसमें से कितना विकिरण हो रहा है, रेडियो सोर्स से कितना विकिरण हो रहा है, इसकी गणना करने के लिए जीएम काउंटर का उपयोग किया जाता है। जीएम काउंटर का। अगला है ग्रेविमीटर पानी की सतह पर, देखिए ग्रेविमीटर पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। अब पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए ग्रेविमीटर का उपयोग किया जाता है। अब इससे ये पता चल गया कि आप पृष्ठ तनाव का पता लगा रहे हैं। किसका? पृष्ठ तनाव का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, कितना पृष्ठ तनाव है, तो इसे ही कहते हैं ग्रेविमीटर। अगला होता है गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति। गायरोस्कोप घूमती हुई कोई वस्तु, मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ पर कोई वस्तु घूम रही है, उसकी गति क्या है उसका उपयोग करने के लिए गायरोमीटर का उपयोग करते हैं। और गैल्वेनोमीटर को जी से प्रदर्शित करते हैं। और गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता, कितना प्रबल है विद्युत धारा, कितना मजबूत है, उसकी स्थिति जानने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। देखो ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनियों की तरंगों को पुनः जागृत करने हेतु सुनने वाला यंत्र ग्रामोफोन। पहले के ज़माने में ग्रामोफोन चला करता था, आप देखते होंगे कि गोल सा रहता था, उस पर एक डंडी जाके चिपकती थी, फिर हटती थी, जब चिपकती थी तो बजता था, हटा देते थे बंद हो जाता था, भोपू जैसा निकला रहता था। अगला है गैंगनो श्वसन मापी श्वसन गुणांक का मापन करने के लिए, श्वसन गुणांक यानी सांस की दर, किस दर से सांस ले रहे हैं, जा रही है, इसके लिए श्वसन मापी का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए काम आने वाला उपकरण हाइड्रोफोन कहलाता है। हाइड्रोफोन। हार्ट लंग्स मशीन का मतलब है कि
हृदय और फेफड़ों का ऑपरेशन करते समय काम आने वाली मशीन होती है। जैसे जब हृदय और फेफड़ों की ऑपरेशन होता है उस समय बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, उसी को हार्ट लग मशीन कहा जाता है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर द्रव की अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए काम आता है। ये याद रखिएगा, अपेक्षिक घनत्व, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहता है। एक हाइग्रोमीटर होता है, एक हाइड्रोमीटर होता है, तो ड्रो और ग्रो में डिफरेंस करना होता है, तो दोनों पूछा जाता है। हम आगे अभी इसी वीडियो में अच्छे से बताएंगे इसको, हाइग्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में अंतर और कैसे आप पहचान कर पाएंगे। थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट क्या है? स्थिर तापमान को संचालित करने वाला यंत्र है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का सिंपल सा मतलब होता है कि तापमान को स्थिर बनाए रखना, तापमान को स्थिर बनाए रखना, कांस्टेंट बनाए रखना, कांस्टेंट बनाए रखना, तापमान को क्या करना? कांस्टेंट बनाए रखना। इक्वाड्रेट, इक्वाड्रेट खगोलीय विज्ञान में ऊंचाई और कोणों को मापने वाला यंत्र क्वाड्रेंट कहलाता है। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। रेडिएटर, रेडिएटर आप गाड़ियों में, मोटर गाड़ियों में लगा रहता है इंजन को ठंडा करने के लिए। यूडोमीटर, यूडोमीटर वर्षा मापक यंत्र है, कितना वर्षा हुआ है इसको मापने के लिए यूडोमीटर का, कितना मिलीमीटर वर्षा हुई है इसको मापने के लिए यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है क्या? थर्मोपाइल, थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने के लिए। अभी थर्मोपाइल क्या उपयोग करते हैं? विकिरण की तीव्रता मापने के लिए। अगला है टैक्योमीटर, ट्रैक्योमीटर क्या है? तो सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि मापने वाला थियोडोलाइट जैसा यंत्र है। अभी पीछे हम लोग देखे थे थियोडोलाइट, थियोडोलाइट अनुप्रस्थ एवं लंबवत कोणों के बीच का मापन करता है। अनुप्रस्थ और लंबवत कोणों के बीच माप ज्ञात किया जाता है, उसे ही कहते हैं थियोडोलाइट। उसी के ही समान होता है टैक्योमीटर। तो ट्रैक्योमीटर, टैक्योमीटर, तो टैक्योमीटर सर्वेक्षण के समय दूरी और उन्नयन कोण मापने के लिए काम आता है। अगला देखते हैं अल्ट्रासोनिक स्कोप। अल्ट्रासोनिक स्कोप क्या करता है कि मस्तिष्क में अगर ट्यूमर है, ट्यूमर एक बीमारी का नाम है, अगर मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने, यो हृदय के दोषों का ज्ञात करने के लिए अल्ट्रासोनिक स्कोप का प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर, दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर दो बिंदुओं के बीच में वोल्टेज मापने के लिए, विभवांतर, विभव का अंतर मापने के लिए विभवांतर वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। विस्कोस्कोप, विस्को यानी श्यानता, तो द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं? विस्कोस्कोप, विस्कोमीटर कहा जाता है, यानी द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए। अगला है वान डी ग्राफ, उच्च विभवांतर पैदा करने वाले उपकरण को कहते हैं वान डी ग्राफ। वेंचुरी मीटर, द्रवों का प्रवाह की गति मापने के लिए वेंचुरी मीटर। अब जैसे कोई नली है, अब इसमें द्रव का प्रवाह करना है, तो इसमें किस दर से इसमें द्रव आ रहा है, उसी को ज्ञात करने के लिए वेंचुरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं वेव मीटर। वेव मीटर क्या है? किसी रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य मापने वाला यंत्र है वेव मीटर। नाम से ही देखिए वेव, वेव मीटर, वेव यानी तरंग, तो तरंग दैर्ध्य मापने के लिए काम आएगा, तो वेव मीटर। जाइलोफोन, तो जाइलोफोन संगीत का एक यंत्र, वाद्य यंत्र है जाइलोफोन, संगीत का एक वाद्य यंत्र। अगला है टेलेक्स। टेलेक्स क्या है? दो देशों के मध्य समाचार पत्रों का सीधा आदान प्रदान करने का सहायक उपकरण टेलेक्स कहलाता है। टेलेक्स, टेलेक्स। थियोडोलाइट, थियोडोलाइट अभी थोड़ी देर पहले ही हम बताए थे थियोडोलाइट के बारे में। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों के माप ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का उपयोग अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों का माप ज्ञात करने वाले उपकरण को कहते हैं। अगला है टरबाइन। टरबाइन देखिए, टरबाइन जो होता है वो गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। टरबाइन क्या करता है? गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। वह यंत्र जिसके द्वारा किसी बहते हुए द्रव जैसे हवा, पानी की गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में
गतिज ऊर्जा को, जैसे ये देखिए ऐसे समझ लेते हैं, ये कपलर लगा होता है और इधर लगा होता है ये टरबाइन। इधर इधर हम इसको घुमाते हैं ऐसे ऐसे, तो इधर हमारा ये सॉफ्ट जो इससे जुड़ा रहता है वो सॉफ्ट ऐसे रोटेट करता है। तो गतिज ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला करके यांत्रिक कार्य प्रदान किया जाता है, यांत्रिक कार्य प्रदान किया जाता है, इसको टरबाइन कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरणों को हम लोग देख चुके हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इनमें से बहुत सारे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, कुछ और भी जब हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो कुछ और भी उस दौरान हम बताएंगे, उनको भी याद कर लीजिएगा। अगला टॉपिक देखते हैं, भौतिक वैज्ञानिकों से संबंधित खोज और आविष्कार। देखिए कुछ खोज और कुछ आविष्कार के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए जैसे जैसे हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, विद्युत धारा हुआ या फिर लाइट हुआ या फिर साउंड हुआ या फिर वेव हुआ, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ भी हम इन चीज़ों को बताएंगे कि किसका आविष्कार किसने किया था, कब किया था और क्यों किया था। यहाँ पे फिलहाल एक जगह एक रूप में हम लोग देख लेते हैं कि किसका आविष्कार किसने किया था। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, मैंने करंट के द्वारा धारा के द्वारा ताप का जो प्रभाव उत्पन्न करने के बारे में बात की गई, वो जूल नामक वैज्ञानिक की। तो जूल, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव की खोज जूल ने की थी। देखिए बहुत सारे ऐसे यंत्र होंगे जिनका नाम उनके यंत्र या आविष्कार या कोई थ्योरी जो उनके वैज्ञानिकों के नाम पे ही रख दिया गया। तो विद्युत धारा का यानी इलेक्ट्रिक करंट का तापीय प्रभाव यानी थर्मल इफेक्ट को जूल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक, अगला देखते हैं विद्युत प्रतिरोध का नियम। विद्युत प्रतिरोध, तो देखिए विद्युत प्रतिरोध यानी ओम में मापते हैं विद्युत प्रतिरोध को। R इक्वल टू होता है रो L/A। देखिए यहाँ R प्रतिरोध है, R क्या है, प्रतिरोध है, और रो क्या है, प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता है। ठीक, तो R को ओम में मापते हैं और प्रतिरोधकता को ओम मीटर में मापते हैं। ये भी सवाल पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। देखिए पहला पॉइंट देख लेते हैं एक बार, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जूल नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। देखिए इसका फार्मूला होता है H बराबर I² RT, या इसी को फिर अगर चेंज करेंगे तो H बराबर हो जाता है VIT, या इसी को और भी चेंज करेंगे तो H बराबर हो जाता है P × T। तो देखिए ये सब ऊष्मीय प्रभाव है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। देखिए सब में करंट है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, और P को जब और भी एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा। मैंने करंट के कारण धारा के कारण ताप में क्या इफेक्ट पड़ता है, ताप में क्या प्रभाव पड़ता है, यह बताया था जूल नामक वैज्ञानिक ने। चलिए अगला देखते हैं, विद्युत आकर्षण का नियम। विद्युत आकर्षण का नियम कूलाम ने दिया था। विद्युत ऊष्मा प्रभाव, जूल वही ऊष्मा का प्रभाव, विद्युत ऊष्मा प्रभाव यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव वही जूल ने ही दिया था। विद्युत धारा, अलेक्जेंडर वोल्टा ने विद्युत धारा के बारे में अलेक्जेंडर वोल्टा ने बताया था सबसे पहले। अगला देखते हैं विद्युतीय तरंग यानी इलेक्ट्रिक वेव्स, हेनरिक हर्ट्ज ने बताया था इलेक्ट्रिक तरंग के बारे में। अगला देखते हैं वैद्युत घंटी, अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने बताया था वैद्युत घंटी के बारे में, अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने। स्थिर विद्युत थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था स्थिर विद्युत के बारे में, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था स्थिर विद्युत। स्टैटिक करंट के बारे में थेल्स ने बताया था। विद्युत आवेश, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था विद्युत आवेश के बारे में। प्रकाश की गति फीजो ने बताई थी। प्रकाश के अपवर्तन का नियम नेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था। नेल्स का नियम है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अगला देखते हैं प्रकाश का कणिका सिद्धांत, यानी लाइट के अंदर कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ये सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश एक कण है। गति विषयक नियम न्यूटन ने दिया था। दाब का नियम पास्कल ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने 1950 में दिया था। 1950 में आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था।
गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। प्लवन का सिद्धांत, फ्लोटिंग का सिद्धांत आर्किमिडीज को द्वारा दिया गया, आर्किमिडीज फ्लोटिंग का सिद्धांत। नाभिकीय विखंडन, ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमैन ने नाभिकीय विखंडन के बारे में बताया था, ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमैन। आधुनिक एक्स किरण नली कुलीज, वही एक्सरे नलिका के बारे में, एक्सरे किरण की नलिका के बारे में कुलीज नामक वैज्ञानिक ने बताया था, उन्हीं के नाम पे कुलीज नलिका रख दिया गया। डायोड वाल्व सर J.S. फ्लेमिंग। ट्रायोड वाल्व, ये डायोड वाल्व J.S. फ्लेमिंग और डायोड वाल्व ली डी फॉरेस्ट। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल, इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। लेज़र किरण T.H. मेनन ने दिया था लेज़र किरण के बारे में। मेसर किरण, अभी लेज़र और मेसर के बारे में आगे समझेंगे। मेसर किरण, देखिए मेसर किरण 3 लोगों ने बताया था, गोर्डन, गीगर और टाउन। गोर्डन, गीगन और टाउन। गोर्डन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गोर्डन, गीगर और टाउन। मेसर किरण के बारे में 3 लोगों ने बताया था। अगला देखते हैं अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। केमरलिन ओन्स वैज्ञानिक का नाम है, याद रखिएगा, केमरलिन ओन्स। अति चालकता सुपर कंडक्टर के बारे में बताया। अभ्रक कोष्ठ, CRT विल्सन। न्यूट्रिनो पाउली ने न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी। फोटोन की खोज आइंस्टीन ने की थी। और क्रॉम्पटन इफेक्ट के बारे में क्रॉम्पटन नामक वैज्ञानिक बताया था। क्रिचाफ का नियम क्रिचाफ ने दिया था। सेल्सियस पैमाना सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने बताया। फ़ारेनहाइट पैमाना फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने बताया। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जूल ने बताया। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, देखिए ऊष्मा से संबंधित बहुत सारे नियम जूल ने ही दिए थे, इन्हीं के नाम पर सब जूल चलता है। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जूल ने दिया था। प्रकाश का तरंग से हाइजन ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, देखिए प्रकाश का अभी पार्टिकल वाला सिद्धांत, यानी प्रकाश एक कण है, न्यूटन ने बताया था, लेकिन प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजन ने दिया था। हाइजन नामक वैज्ञानिक ने दिया था प्रकाश का। और प्रकाश का व्यतिकरण के बारे में यंग ने बताया था। देखिए प्रकाश से संबंधित एक बार मैं बोल रहा हूँ, लाइन से सुनते जाइएगा। प्रकाश का कणिका सिद्धांत, यानी प्रकाश एक कण है, इसके बारे में जानकारी न्यूटन ने दी थी, लेकिन प्रकाश एक तरंग है, इसके बारे में हाइजन ने कहा था। और प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जबकि प्रकाश की द्रव में चाल फोकाल्ट ने बताया था। प्रकाश द्रव में किस चाल से चलते हैं ये बताया था फोकाल्ट ने। प्रकाश से संबंधित कितने प्रश्न हो गए? 4। फिर जब पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे और चीज़ों को बताएंगे, छोटे छोटे डेप्थ में जाकर उसको। यहाँ हमको केवल अभी इतना याद रखना है, ताकि ये डायरेक्ट अगर परीक्षा में सीधे पूछा जाता है तो वहाँ हम सिद्धांत समझेंगे, तरीके समझेंगे। ये तो सब थ्योरी है, रटने वाली चीज़ें हैं। तो परमाणु का कृत्रिम विखंडन फर्मी ने, परमाणु को कृत्रिम रूप से विखंडित किया था फर्मी ने। प्रेरण कुंडली यानी इंडक्शन कॉइल कुछ ऐसा होता है, और कहीं कहीं आप ऐसे भी देखे होंगे। तो ये इंडक्शन कॉइल हुआ। तो इंडक्शन कॉइल इंडक्शन कॉइल के बारे में रूमकॉर्फ ने बताया था। लॉगरिथम यानी लॉग के बारे में जॉन नेपियर याद रखिए, जॉन नेपियर ने लॉग के बारे में बताया था। लॉग, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में बहुत दिक्कत आती है। तो चलिए पहले तो एक बार कुछ मापक के अंतर देख लेते हैं, फिर हम लोग हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर के में अंतर समझेंगे, उनके बारे में समझेंगे कौन क्या करता है और याद कैसे रखेंगे, इसके लिए एक ट्रिक भी सोचेंगे। देखिए हाइड्रोमीटर, हाइड्रो मतलब हाइड्रोमीटर माने आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व, तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए या घनत्व मापने के लिए, दूध का घनत्व क्या है या दूध की कितना शुद्ध है, लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। थर्मोमीटर तापमान मापने के लिए, अभी पीछे भी देखे हैं। टैकोमीटर
टैकोमीटर का उपयोग वायुयान की गति मापने के लिए, स्पीडोमीटर वाहनों की गति मापने के लिए, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ। ये तो हो गए। अब देखिए हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रो और हाइग्रो यही दोनों में अंतर है, बार बार कंफ्यूजन होता है। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, ठीक। तो पहले देखते हैं हाइड्रोमीटर के बारे में। हाइड्रोमीटर, तो देखिए सबसे पहले तो हाइड्रोमीटर जो है वो प्लवन के सिद्धांत पे काम करता है, और प्लवन का सिद्धांत दिया किसने था? आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। तो हाइड्रोमीटर जो होता है प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है और आर्किमिडीज ने दिया था। देखिए तरल पदार्थों के जितने भी लिक्विड हैं, तरल पदार्थ हैं, उनका आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे लैक्टोमीटर विशिष्ट गुरुत्व घनत्व मापने के लिए इत्यादि मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए थे? हाइड्रोमीटर अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए। अब लैक्टोमीटर की बात आई तो लैक्टोमीटर भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पे? तो आपेक्षिक घनत्व मापने वाला मीटर हाइड्रोमीटर के ही सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पे? हाइड्रोमीटर के सिद्धांत पे ही काम करता है लैक्टोमीटर भी, ठीक। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। किसी द्रव का घनत्व मापकर उसकी शुद्धता और अशुद्धता का पता लगाया जाता है। अब घनत्व को ही मापेंगे तो हमको जैसे दूध के घनत्व को ही मापते हैं तो हम कितना शुद्ध है या अशुद्ध है उसकी घनत्व को ही माप के पता लगाते हैं। तो इसे द्रव घनत्व मापी, देखिए इसे द्रव घनत्व मापी या उत्प्लवन के सिद्धांत पे काम करता है, प्लवन के सिद्धांत पे काम करता है, इसीलिए इसे उत्प्लवन घनत्व मापी भी कहते हैं या द्रव मापी भी कहते हैं। देख लीजिए ये सब अलग अलग नाम है, ये आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे। प्लवन के सिद्धांत पे काम करने वाला यंत्र बताइए? हाइड्रोमीटर। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? हाइड्रोमीटर क्या करता है? तो अपेक्षिक घनत्व मापता है, घनत्व माप कर शुद्धता बताता है या अशुद्धता बताता है, ठीक। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, बैटरी में भी लिक्विड पड़ता है, बैटरी में भी H2SO4 लिक्विड पड़ता है। तो इसका बैटरी के ग्रेविटी मतलब इसका घनत्व माप कर ही बैटरी की एक्यूरेसी का पता लगाते हैं कि कितना एक्यूरेट है, कितना खराब हो चुका है। बैटरी की ग्रेविटी का मापन भी हाइड्रोमीटर के द्वारा ही किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिए यहाँ पे हाइड्रोमीटर से संबंधित। अब आज के बाद हाइड्रोमीटर का कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए हमने बोला था हाइड्रोमीटर और यह है अब हाइग्रोमीटर, ठीक। तो हाइग्रोमीटर, तो अब ग्रोमीटर की जो खोज थी हाइग्रोमीटर की, इसकी खोज थी लियोनार्डो दा विंची ने की थी। और हाइग्रोमीटर जो हवा और गैस का आर्द्रता मापता है, देखिए वहां पे क्या था? हाइड्रोमीटर में ध्यान दीजिए घनत्व, तो किसका घनत्व था? तरल पदार्थों का। तो तरल पदार्थों में क्या आएगा? लिक्विड जितने भी पानी हो गया, दूध हो गया, H2SO4 लिक्विड हो गया, तो ये सब लिक्विड चीजें थी, तो हाइड्रो लगा था। और जब हवा आएगी तो हाइग्रो लग जाएगा। जब हवा या वायु गैस की बात आएगी तो हाइग्रो लग जाएगा। तो हाइग्रोमीटर, तो हवा या गैस की आर्द्रता मापने के लिए। ऐसे भी आप इसको अलग कर सकते हैं जब कंफ्यूजन हो जाता है, तो आर्द्रता मापने के काम आता है। तो इसे आर्द्रता मापी भी कहते हैं, एक भाषा में इसको आर्द्रता मापी भी कहा जाता है, इसको आर्द्रता मापी भी कहा जाता है। अब देखिए विद्युत हाइग्रोमीटर दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रतिरोध हाइग्रोमीटर, एक होता है कैपेसिटर हाइग्रोमीटर। तो ये तो हो गया हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर के बारे में अलग अलग। फिर भी सब कुछ पढ़ने के बाद भी थोड़ा बहुत कभी कन्फ्यूजन आ जाता है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं सामने, तो हाइग्रोमीटर है कि हाइड्रोमीटर है, तो दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे हम याद रखते हैं, देखिए यहाँ नीचे एक ट्रिक दिया गया है, जब ग्रो आएगा तो द्रव आएगा, यानी आर्द्रता की बात होगी। आर्द्रता किस में होती है? आर्द्रता कहाँ होती है? हमेशा नमी वाले स्थानों पर होती है, जहाँ जल होगा, जहाँ पानी वाली जहाँ भी बात आएगी वहाँ आर्द्रता आएगी। अब हवा में आर्द्रता यानी हवा में पानी घुस रहा है तभी, तो जहाँ भी बात आएगी आर्द्रता की वहाँ पे आएगा ग्रो। तनी और यहाँ भी ऐसे भी याद रखिए एक जुगाड़ से, ग्रो हाइग्रो यानी आर्द्र, ग्रो द्रव। तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए, ठीक।
देखिए इसको हम हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे आज से कभी गलती ना हो। हाइग्रो आर्द्रता, आर्द्र, ग्रो ये मिला लेना है हाइग्रो, और हाइड्रो घनत्व मापने के लिए। तो चलिए इसी ट्रिक के साथ ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समाप्त हुआ। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ शुरू होता है सोनार। सोनार क्या होता है? सोनार वो सोना वाला सोनार नहीं, ये सोनार एक यंत्र का नाम है। क्या है? एक यंत्र है। इस यंत्र का उपयोग क्या है, कैसे है, आगे पढ़ के समझते हैं। देखिए सोनार, SONAR, सोनार। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग परीक्षाओं में बार बार पूछा था सोनार का। रेलवे का तो पेटेंट क्वेश्चन है, ये पूछना ही पूछना है उसको कभी अगर परीक्षा लेगा तो। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। देखिए इसका जो एक्चुअली में होता क्या है, सोनार जो पानी के अंदर कोई वस्तु, मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा वस्तु या कोई जहाज या कुछ भी पानी समुद्र में डूब गया। अब समुद्र में डूब गया तो उसका पता कैसे लगाएंगे, कहाँ पे है, कैसे है? तो ऐसी स्थिति में ये सोनार काम आता है। तो पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए, पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। इसका फुल फॉर्म होता है SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसे अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा जनरेट कर पानी के अंदर भेजे जाते हैं। देखिए इसके द्वारा ना एक अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, जो वस्तु से टकरा कर, यानी टकरा कर अगर परावर्तित हो रहा है तो अगर जैसे कोई वस्तु है ही नहीं रास्ते में तो वो जाएगा नीचे, समुद्र में नीचे चला जाएगा, जाके सरफेस से टकराएगा तो रिटर्न नहीं हो पाएगा, मेटेलिक चीज से रिटर्न होगा। तो वो होता क्या है कि अगर बीच में कोई वस्तु मिल गई तो वहाँ से टकरा कर वो परावर्तित होता है और अपने जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिया जाता है कि हाँ भैया कहाँ पे है ये, ठीक। तो जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चल जाता है। देखिए इसी सिद्धांत को ही हम ना इकोलोकेशन भी कहते हैं। इकोलोकेशन, वो इकोलोकेशन, देखिए एक नाम इकोलोकेशन भी है, आप इस नाम को भी याद रखिए, इकोलोकेशन। ये परीक्षा में यही नाम दे के पूछ लेगा आपसे, सोनार नहीं कहेगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम नहीं कहेगा, कह लेगा कि इकोलोकेशन क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक। तो इकोलोकेशन का जो सिद्धांत है वो सोनार ही है। इकोलोकेशन सोनार के ही सिद्धांत पे काम करता है, ये भी याद रखिए, ठीक। अगला पॉइंट है लेज़र। लेज़र क्या होता है? लेज़र की खोज TS मेनन ने 1960 में की थी। ये एक बार परीक्षा में NTPC के एग्जाम में पूछा था कि लेज़र की खोज किस सन में की गई थी। NTPC यानी रेलवे NTPC। ये इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक TS मेनन ने 1960 में की थी। यह जो होता है, देखिए इसका फुल फॉर्म लेज़र, LASER, लेज़र। लेज़र यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एक लाइन में बोल रहे हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक। लेज़र का फुल फॉर्म हुआ। देखिए इसका उपयोग ना लेज़र का सबसे ज़्यादा शल्य चिकित्सा में, यानी चीड़ फाड़ वाले चिकित्सा में, यानी ऑपरेशन वगैरह जहाँ होता है, शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने और काटने में किया जाता है। युद्ध में दुश्मनों के हथियारों को नष्ट करने में भी लेज़र का उपयोग किया जाता है। लेज़र के द्वारा बड़े बड़े हथियार नष्ट हो जाते हैं, कर दिए जाते हैं। तो लेज़र के बारे में समझ गए। रडार। रडार क्या है? देखिए रडार का जो फुल फॉर्म होता है रडार, यह रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेंजिंग का अर्थ है दूरी से, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका संक्षिप्त रूप है, रडार का विस्तृत रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक। साउंड इफेक्ट पे काम करता है रडार। किस सिद्धांत पे करता है? साउंड इफेक्ट पे। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा तथा ऊंचाई को ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। देखिए स्कूबा जो होता है, सिंपल भाषा में बता रहे हैं, गोताखोर जो होते हैं, जो पानी के अंदर, समुद्रों में पानी के अंदर जो जाते हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो सांस लेने के लिए यंत्र ले जाएंगे, तो यही यंत्र है स्कूबा। इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। सेल्फ को क्या कहा जाता है? सेल्फ को कहा जाता है
काउंटेड अंडर वाटर ब्रीदिंग apparatus। तो स्कूबा के बारे में आप समझ गए कि गोताखोर जो होते हैं पानी में सांस लेने के लिए इसी का उपयोग करते हैं, सेल्फ काउंटेड अंडर वाटर ब्रीदिंग apparatus का। ठीक, अगला है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ पीछे भी एक लाइन में बताया था, झूठ पकड़ने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। अब होता क्या है पॉलीग्राफ? पॉलीग्राफ जो मशीन है वो तो सिंपल सी बात है, समझ गए, झूठ पकड़ता है। झूठ पकड़ने के लिए उपयोग किया था। इसे लाइट डिटेक्टर नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम है इसका लाइट डिटेक्टर। लाइट डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात लाइट डिटेक्टर का उपकरण उपयोग पॉलीग्राफ के रूप में किया जाता है। इसकी खोज जॉन ऑगस्टस लॉर्स ने किया था 1921 में। अपराध की जांच, अपराध जहाँ पे भाई मान लीजिए कोई झूठ बोल रहा है, सही बार बार झूठ बोले जा रहा है, तो उसके ऊपर पॉलीग्राफ टेस्ट करके अपराध में जांच करते हैं। नार्को टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है इसको, पॉलीग्राफ टेस्ट को ही नार्को टेस्ट कहा जाता है। चलिए आज के क्लास को विश्राम देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए।